हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एट होम। चलिए अब हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही आसान है। चना ममरा चैप्टर है। मतलब ऐसा है कि क्वेश्चंस इतने आसान हो जाएंगे, कंसेप्ट इतने आसानी से आ जाएंगे और ये चैप्टर करने में बहुत मज़ा आएगा। मतलब बोलोगे कि सर इतना फन चैप्टर है कि बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत आसान है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, फंडामेंटल्स को फॉलो करते हुए जाना। जो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स किससे डील करता है वो मैं बताता हूं। इस चैप्टर में हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्पीड ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला है स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप केमिकल काइनेटिक्स के नाम को ही तोड़ो तो देखो, एक है केमिकल और दूसरा पार्ट है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो किससे डील करता है, स्पीड। काइनेटिक्स डील ही किससे करता है, स्पीड। काइनेटिक्स वर्ड ही डिराइव हुआ है स्पीड से। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर किसके बारे में डील करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में। दूसरा जो टॉपिक हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये दो टॉपिक होंगे जो मेजर होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। तीसरा जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि वो बहुत ही सरफेशियल लेवल तक होगा। सरफेशियल लेवल मतलब बहुत छोटा टॉपिक है और कहीं ना कहीं वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव में काम आता है, बोर्ड्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है। दैट इज रेट मैकेनिज्म या रेट लॉ मैकेनिज्म। कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका मैकेनिज्म कैसे होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन कितने स्टेप में होगा, कैसे होगा वो पढ़ेंगे। बट मेजरली ये चैप्टर सिर्फ इन दोनों टॉपिक से डील होगा। दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं या छोटी छोटी चीजें हैं जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए, तो वो मैं क्लियर कर लेता हूं डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन ये है, सबसे पहले दो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बच्चों, दो टाइप के रिएक्शन है जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ये टर्म्स बार बार यूज आएंगे इसीलिए ये टर्म्स बता रहा हूं। एक है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। बहुत ही आसान है। एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाते हैं वो एलिमेंट्री, और कॉम्प्लेक्स होते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शंस होते हैं वो मल्टी स्टेप। मैं एक एक एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है कि ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन होना, ये क्या है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। जिसमें क्या होता है, पहले ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है O प्लस O में, O फ्री रेडिकल प्लस O फ्री रेडिकल। ये दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस O फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, ओजोन। तो ये जो रिएक्शन है मल्टी स्टेप रिएक्शन है। एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शंस बहुत सारे हैं जो सिंगल स्टेप है, जैसे H2 प्लस Cl2 अगर आप ले लो 2HCl दे रहा है तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमें बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अब कोई भी स्पीड है, स्पीड को हम लोग एक टर्म दिया हुआ है दैट इज रेट। स्पीड को एक टर्म दिया हुआ है दैट इज रेट। तो इस चैप्टर में जो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसके ऊपर पूरी चर्चा होगी वो है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन आज का हमारा टॉपिक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ROR भी लिख रहा हूं ताकि बार बार मुझे ये चीज ना रिपीट करनी पड़े कि ROR क्या है। इसको ROR भी लिख लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आएगा फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, तो ROR लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। मान लेते हैं एक रिएक्शन हो रहा है A ऑफ A प्लस B ऑफ B, मुझे दे रहा है C ऑफ C प्लस D ऑफ D। ठीक है, उसमें जो ये छोटे a, छोटा b, छोटा c और छोटा d जो है
वो है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। वो क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और कैपिटल ए और जो बी है वो है रिएक्टेंट, और कैपिटल सी और डी जो है वो है प्रोडक्ट। तो एक रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी गिविंग मी सी प्लस डी, जहां पर छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग बताएंगे कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा? वो स्पीड जिससे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं या जिससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो स्पीड जिससे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं। जिस स्पीड पे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं और जिस स्पीड पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज ध्यान रखना, जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे होंगे उसी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे होंगे। रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए स्पीड अलग अलग नहीं हो सकती। रेट ऑफ रिएक्शन एक कॉमन फिनोमिना है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होंगे उसी स्पीड से बढ़ रहे होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो चीज समझ में आ गया? हाँ है ना? द स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्लियर है? अब हम लोग कौन कौन से टर्म्स में बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, क्या क्या है जिससे हम लोग चेंजेस निकाल सकते हैं, कि हम लोग किस किस के चेंजेस निकाल सकते हैं, कि हमें पता कैसे चलेगा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं? तो एक है हम लोग मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। एक है हम लोग मेजर करेंगे कंसेंट्रेशन, कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इतना कम हो रहा है इतने टाइम में, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इतना बढ़ रहा है इतने टाइम में। तो एक चेंज देखेंगे हम लोग कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। दूसरा चेंज दे सकते हैं हम लोग मोल्स के रिस्पेक्ट में, कि रिएक्टेंट्स के इतने मोल्स यूज हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स के इतने मोल्स बन रहे हैं। और तीसरा जो चेंज है वो है प्रेशर। तीसरा जो चेंज है वो है प्रेशर। हालांकि ये तब यूज होगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होंगे? गैसेस। कि इतना इसका प्रेशर कम हो रहा है, सीधी सी बात है, रिएक्टेंट यूज होंगे तो उनके मोल्स कम होंगे, मोल्स कम होंगे तो प्रेशर कम हो गए, क्योंकि प्रेशर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, PV इक्वल टू nRT। और जैसे जैसे इनका प्रेशर बढ़ेगा मतलब इनके मोल्स बढ़ रहे हैं। तो क्या इतनी कहानी समझ आई कि हम लोग किस किस के रिस्पेक्ट में हम लोग स्पीड रेट दे सकते हैं, कि मोल कंसेंट्रेशन के टर्म्स में स्पीड दे सकते हैं, मोल्स के टर्म में स्पीड देख सकते हैं, और प्रेशर कि कितना कम हो रहा है और कितना बढ़ रहा है। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग हमारे आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं उसी रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा था, सेम रिएक्शन के लिए। A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिविंग मी C ऑफ C प्लस D ऑफ D। ये एक रिएक्शन हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कैसे होगी? इट इज रेट ऑफ change of concentration, moles or pressure per unit time. Per unit time, that is per second, per meter, per hour में कितना रेट चेंज हो रहा है, किसमें? कंसेंट्रेशन में, मोल्स में या प्रेशर में, उससे हमें क्या मिलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मिलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसी का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए निकाल लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या आर ऑफ ए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसको कभी कभी एक और टर्म दे सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कि ए किस रेट से यूज हो रहा है, ए किस रेट से यूज हो रहा है। तो ये टर्म बेटर है यूज करना है, इसको छोड़ देते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस क्यों? क्योंकि ए यूज हो रहा होगा तो ए का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा होगा? कम। उसी ढंग से आर बी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। उसी ढंग से आर सी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, सॉरी सी, आरसी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, कि सी किस स्पीड पे बन रहा होगा।
और आर डी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो समझ आया ये टर्म्स जो हम लोग अभी डेरिवेशन में यूज करेंगे रेट निकालने के लिए। आर ए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, आर बी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। क्योंकि आर ए और आर बी मतलब ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, तो इनका टर्म ये कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे, तो इनका जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो रहा होगा, डिसअपीयरेंस हो रहा होगा। सी और डी बन रहे होंगे तो उनके अपीयरेंस की रेट निकालेंगे। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो अब रेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब रेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं रेट ऑफ ए लिखता हूं, तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, विच विल बी इक्वल टू माइनस ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाय टाइम टेकन टी। अब आपके लिए सबसे पहले दिमाग में ये एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने यहां पर माइनस साइन क्यों लगाया। माइनस साइन इसीलिए लगाया क्योंकि सबसे पहली चीज रेट हमेशा पॉजिटिव होती है। रेट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है बच्चों। क्या इतना क्लियर? अब आपको पता होगा कि इस रिएक्शन में ए यूज हो रहा है। अब ए यूज हो रहा है तो देखो यहां पर अगर ए का इनिशियली कंसंट्रेशन 10 था तो बाद में कितना होगा, 8। ए का इनिशियली कंसंट्रेशन 10 था, बाद में 8 होगा, तो 8 फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आएगा, -2। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो ये नेगेटिव आ रहा होगा क्योंकि ए का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है, इसीलिए बाहर नेगेटिव साइन लगा दी गई है ताकि जो रेट की आंसर आए वो पॉजिटिव आए, क्योंकि ये जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। क्या इतना क्लियर हुआ? तो माइनस आएगा यहां पर ए फाइनल अपॉन माइनस। क्लियर है इतना? उसी ढंग से बच्चों देखो, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, या सिर्फ टी, जो आपको ठीक लगे, डेल्टा ए बाय टी, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय टी, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। माइनस फिर रिपीट कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा। उसी ढंग से आर बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी फाइनल बी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा बी बाय टी। आर सी क्या हो जाएगा, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टाइम। यहां पर बाहर माइनस नहीं आएगा। क्यों माइनस नहीं आएगा? क्योंकि सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा होगा। क्यों अगर बढ़ रहा होगा तो फाइनल और इनिशियल, फाइनल का वैल्यू इनिशियल से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। हमें सिर्फ रेट निकालनी है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे कि मैग्नीट्यूड साइन से मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्लियर है बच्चों? और रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ डेल्टा सी बाय टी। उसी ढंग से रेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल बाय टाइम टेकन, विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा डी बाय टी। तो ये था रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी, रेट ऑफ डी, डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी, अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी। डी की अलग अलग रेट्स के बारे में बात हो रही है, ये अलग अलग रेट्स की बात हो रही है। क्लियर है बच्चों? इतना लिख लीजिए जल्दी से इसको, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिख लीजिए, हटा दो इसको। बहुत अच्छा। अब मजेदार चीज, और मजेदार चीज, अभी तो हम लोगों ने रेट ऑफ ए बी सी डी लिखा था, अब मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, 1/a ऑफ r ऑफ a, which is also equal to 1/b of r of b, which is also equal to 1/c of r of c, which is also equal to 1/d r of d.
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड किया, आपने स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड किया, तो उसको मैं आपको समझाता हूं। ध्यान देना, मान लेते हैं मेरे पास हेबर्स प्रोसेस है, N2 प्लस 3H2 मुझे दे रहा है 2NH3, N2 प्लस 3H2 मुझे दे रहा है 2NH3। मान लेता हूं मैं ये रिएक्शन होता है, अगर इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका 3 मोल यूज होगा और इसके कितने मोल बनेंगे, 2। स्टोक्योमेट्री यही तो कहता है, अगर इसका 1 मोल यूज होगा, इसका 3 मोल यूज होगा तो इसका कितने मोल बनेंगे, 2। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो ये तो बोलेगा 1 मोल बाय टाइम। मान लेते हैं ये जो रिएक्शन हो रहा है वो 10 मिनट में हो रहा है, तो अगर रेट ऑफ नाइट्रोजन बोलूं तो वो क्या होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन 1 बाय टाइम 10 मिनट। इसका रेट क्या हो जाएगा 3/10, इसका रेट क्या हो जाएगा 2/10। अगर आप देखो तो तीनों के रिस्पेक्ट में रेट तो अलग आ रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सबके लिए क्या होता है, सेम, कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। और अगर यहां पर देखो तो हर एक के रिस्पेक्ट में रेट अलग है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने से क्या होता है, हमें क्या मिल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मिल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसके ए मोल्स यूज हो रहे होंगे तो इसके बी हो रहे होंगे, इसके सी हो रहे होंगे, इसके डी हो रहे होंगे, तो चारों के रिस्पेक्ट में तो रेट अलग आएगी। तो हमें तो एक कॉमन रेट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में ये सब काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली यहां पर बोलो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने का पर्पस है इक्विवेलेंस निकालना। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट के यूज होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट के बनते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो यही कहता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने का पर्पस ही है इक्विवेलेंट्स तक पहुंचना। इक्विवेलेंट्स पे पहुंच जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, क्योंकि क्या कहता है, इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा और इन दोनों का एक एक इक्विवेलेंट बनाएगा। ये तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा और एक इक्विवेलेंट किसका बनाएगा, प्रोडक्ट का। तो इसीलिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाए। रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, रेट ऑफ ए, ये रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी, रेट ऑफ डी अलग चीज है। क्या इतना क्लियर हुआ? तो मैं ये हटा देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चों? तो अगर मुझे रेट ऑफ ए चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कॉमन निकाले तो सारी कहानी खत्म। रेट ऑफ बी चाहिए तो बी इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ सी चाहिए तो सी इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डी चाहिए तो डी इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक बार रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया तो कहानी खत्म। क्लियर है? हाँ है ना? तो चलो ये थी कहानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हटा दूं मैं इसको? इसी में एक और टॉपिक देते हैं, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों दो टाइप के रिएक्शंस के रेट निकाली जाती है। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। शायद आपने फिजिक्स में ऐसा कुछ कहानी पढ़ी होगी, हम लोग केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं वही एक रिएक्शन हो रहा है, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी मुझे दे रहा है सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ बी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये ग्राफ मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट कर रहा हूं फॉर रिएक्टेंट के लिए। तो अगर आप लोग देखो बच्चों तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगा। इक्विलिब्रियम में भी हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, क्योंकि रिएक्टेंट यूज हो रहा होगा तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा होगा। तो मान लेते हैं मैं कोई दो पॉइंट फिक्स कर लेता हूं, एक ये और एक ये पॉइंट बी है। तो ये अगर पॉइंट ए है, ये बी है मान लेते हैं, या 1 2 मान लेते हैं, ए बी ऊपर माना हुआ है तो 1 2 ले लेते हैं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम 1 टाइम 2, और ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 R2। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगी, एवरेज रेट
एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होता है, एक इंटरवल के बीच में होता है ना एवरेज रेट। ये एवरेज रेट क्या होता है, एक इंटरवल के बीच में। तो वो एवरेज रेट किसके बराबर हो जाएगी, जो अभी निकाली थी, माइनस ऑफ R2 माइनस R1 अपॉन टाइम। ये क्या हो गई, एवरेज रेट। अब आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते, तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, मान लेते हैं वो ये इंस्टेंट बोलते हैं, तो इस इंस्टेंट पे क्या ड्रॉ कर दो, स्लोप। आपको पता है ये जो भी इंस्टेंट पे ड्रॉ करना है उस पे क्या कर दो, स्लोप। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे, टेक या ड्रॉ अ टेंजेंट एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो या स्लोप निकाल दो, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं रेट ऑफ ए लिखना है तो वो माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई टी तो हो जाएगा एवरेज, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में समझ आ गया। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ी है। एवरेज रेट किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकालना होता है, तो उन दो पॉइंट में कितना कंसेंट्रेशन कम हुआ था, कितने टाइम में, डिफरेंस ले लो। ये सॉरी है T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1, तो इसको डेल्टा टी कर देता हूं, ठीक है। T2 माइनस T1 होगा तो इसको डेल्टा टी कर दिया। इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी एक पॉइंट पे निकाली जाती है, कैसे, स्लोप ड्रॉ करके। यहां पर स्लोप ड्रॉ कर दो, स्लोप मतलब क्या हो गया, एक टेंजेंट माइनस डी ए बाई डी टी। जल्दी से इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से लेके आया हूं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर। एक रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर अ गिवन रिएक्शन 2A प्लस 3B, मुझे दे रहा है बच्चों 4C प्लस 5D। एक रिएक्शन है ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C increases by 8 into 10 to the power minus 3 moles in 10 minutes. 8 into 10 to the power minus 3 moles in 10 minutes in a 10-liter container. In a 10-liter container. फाइंड क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। फाइंड है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मतलब आरसी फाइंड करना है। रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी, तो रेट ऑफ ए भी निकालना है, रेट ऑफ बी भी निकालना है। तो ये सब फाइंड करना है। चलिए कैसे करेंगे, तो रेट ऑफ सी क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या होगा, ये मोल्स है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, हमें पता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितने दिए हुए हैं, 8 10 to the power minus 3 by वॉल्यूम 10, तो ये हो गया 8 into 10 to the power minus 4 मोलर। तो डेल्टा सी क्या हो गया, 8 into 10 to the power minus 4 मोलर अपॉन टाइम 10 मिनट्स है। एक काम करते हैं, इसका यूनिट मिनट में रखते हैं, चलेगा। यहां पर जरूरी नहीं है सेकंड में कन्वर्ट करना, मिनट में रखो चलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 into 10 to the power minus 4 minus 5, ठीक है, मोलर मिनट इनवर्स, ठीक है, मोलर मिनट इनवर्स। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बच्चों, रेट
ऑफ रिएक्शन। तो वो क्या हो जाएगा 1/c और रेट ऑफ सी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1/c इंटू रेट ऑफ सी। सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4, तो 1/4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -5 will be equal to 2 into 10 to the power -5 molar minute inverse। क्लियर हो गया इतना? स्टोइकियोमेट्री रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विल गिव मी रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड रेट ऑफ ए किसके हो जाएगा a इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने बताया था a कितना है 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5। उसी ढंग से रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा b इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। b पता है कितना, b कितना है 3, रेट ऑफ रिएक्शन पता है, तो रेट ऑफ b आ जाएगा। क्लियर हो गया? देख लो अच्छे से, फिर हम लोग अभी आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, देख लो अच्छे से। तो ये आज यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी खत्म होती है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स affecting rate of reaction। कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला फैक्टर है कंसेंट्रेशन या प्रेशर। जैसे आयंस हो तो कंसेंट्रेशन लेते हैं, गैस हो तो प्रेशर लेते हैं, दोनों एक ही बात है। दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है कैटलिस्ट। एक एक फैक्टर को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। चौथा है सरफेस एरिया। अभी सिर्फ लिख रहा हूं, बाद में मैं कह रहा हूं एक एक फैक्टर को उठाएंगे और बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। पांचवा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पांचवा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंडीशंस पर ही डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये है एक छोटा सा पार्ट, लिख लीजिए। अब हम लोग आज कंसंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है? तो कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसके लिए एक लॉ दिया गया है जिसको बोलते हैं रेट लॉ। ये रेट लॉ आप लोगों ने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये रेट लॉ आप लोगों ने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये रेट लॉ क्या कहता है? ये रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of concentration of reactant each raised to a power which may or may not be stoichiometric coefficient, which may or may not be stoichiometric coefficient। तो ये जो था वो रेट लॉ आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। वो क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज्ड टू अ पावर व्हिच मे और मे नॉट बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसको समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं।
मान लेते हैं एक रिएक्शन हो रहा है A ऑफ A प्लस B ऑफ B, मुझे दे रहा है C ऑफ C प्लस D ऑफ D। तो रेट ऑफ रिएक्शन R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। सिर्फ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज्ड टू अ पावर। मैं मान लेता हूं इसका पावर x है, इसका पावर y है, ईच रेज्ड टू अ पावर व्हिच मे और मे नॉट बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a और b है, हो सकता है x a और y b के बराबर हो या ना भी हो। कब बराबर होंगे कब नहीं होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इतना क्लियर हो गया रेट लॉ क्या कहता है। ऐसे आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा R वगैरह के बारे में। इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वलिटी में डाल देता हूं तो एक k आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बच्चों? k को रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो बता दो। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है कैटलिस्ट, तीसरा फैक्टर है स्टोइकियोमेट्री, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री, और चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये के फैक्टर्स हैं कि के किसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ये भी आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था 11th में, रेट कांस्टेंट बोलते हैं के को। तो ये के फैक्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ का ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा और अभी मैंने बता भी दिया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कैसे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मैं एक एनालॉजी से समझा देता हूं, एक एनालॉजी से समझा देता हूं। ठीक है, एक रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है? रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट्स कोलाइड कर रहे हैं, आपस में रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, अब मेरे पास मैं एक एनालॉजी दे रहा हूं, समझिएगा। ये एक डब्बा है, इस डब्बे में ऐसे ये A है, ये A के मॉलिक्यूल्स हैं और ये B के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इनके बीच में रिएक्शन कब होगा? जब A B कोलाइड करेंगे, A और B कोलाइड करेंगे, हाँ है ना? एक ये कहानी है। अब इसी डब्बे में मैं B के मॉलिक्यूल्स और बढ़ा देता हूं, और बढ़ा देता हूं, और बढ़ा देता हूं, और बढ़ा देता हूं, और A के मॉलिक्यूल्स भी और बढ़ा देता हूं। अगर A और B दोनों के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दूंगा तो बच्चों देखो, इन दोनों के कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? इन दोनों के आपस में कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन बहुत फटाफट होगा, कोलिजन होगा जल्दी से और प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो, जितने ज्यादा A और B के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना फटाफट कोलिजन होगा, तो उतना ही फटाफट रिएक्शन होगा और उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की स्पीड होगी। ज्यादा A और B होने का मतलब क्या है? A और B का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंसंट्रेशन। यही तो ये लॉ कह रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा A और B के बीच में कोलिजन के चांसेस होंगे, उतना ही फास्टर A और B C में कन्वर्ट होंगे, उतना ही फास्टर होगा स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये कहानी समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। ठीक है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा कोलिजन, उतना फास्टर रिएक्शन, उतनी ज्यादा स्पीड, उतनी फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं ये बता देता हूं, ये जो स्टेटमेंट है ना, विच मे और मे नॉट बी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होगा, इसीलिए मैंने कहा था मैं ये टर्म बता देता हूं, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होगा, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में A x के बराबर हो जाएगा या x A के बराबर हो जाएगा और y B के बराबर हो जाएगा। तो ये कब इक्वल होगा? जब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो x A के बराबर नहीं होगा, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन होंगे तो x A के बराबर नहीं होगा और y B के बराबर नहीं होगा।
x a के बराबर नहीं होगा और y b के बराबर नहीं होगा। क्या इधर तक की कहानी समझ आई? यस और नो? तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।